नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीएस मॉक टेस्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न दिए रहेंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता दूं, जो कि डिकोड एग्जाम आपके लिए लेके आया है। इसमें आरओ, एआरओ के एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करा दिया जाएगा, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप पे। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर देने की कोशिश करिए और एक बार आंसर आप जब अपना दे लीजिए तो फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए आपका उत्तर सही है कि नहीं। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। पहला आपको दिया गया है स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। दूसरा दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तीसरा आपको दिया गया है साइमन कमीशन की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। और आखिरी आपको दिया गया है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो यहां पे अरेंज करना है तो पहले हम ईयर देख लें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1923, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927 और नागपुर सेशन कब हुआ है? 1920 में। अब इसको आप देखिए, सबसे पहले डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? सी। तो डी ए बी सी, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए, आप सभी से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन जो है वो कब हुआ है? 1920 में। और 1920 के नागपुर सेशन में ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को पास किया गया था, ठीक है। लेकिन गोरखपुर में चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी, जिसको कि चौरी चौरा कांड कहते हैं, जिसमें कि 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और इसी की वजह से 12 फरवरी 1922 को जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसको बरदौली रेजोल्यूशन के थ्रू वापस ले लिया गया। मतलब जो असहयोग आंदोलन 1920 में नागपुर सेशन से पास किया गया था, उसको चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसके वजह से बरदौली रेजोल्यूशन के थ्रू 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया, ठीक है। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नहीं चलेगा। इसी के बाद बरदौली रेजोल्यूशन के बाद दिसंबर में 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, ठीक है। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में जो आईएनसी होती हैं, उनके मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं आइडियोलॉजी की वजह से। क्लैशेस इन आइडियोलॉजी, कैसा क्लैश होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो नो चेंजर्स होते हैं, जो अपरिवर्तनवादी होते हैं, जो कहते हैं कि अभी भी हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो टेक्निक्स अपनाई थी उसी को लेके चलेंगे, हम चीजों को बायकॉट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रो चेंजर्स होते हैं, परिवर्तनवादी, जो कहते हैं कि अब हम असेंबलीज, काउंसिल्स को नहीं बायकॉट करेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो आपकी प्रो चेंजर्स होते हैं, परिवर्तनवादी होते हैं। और यही प्रो चेंजर्स में से कुछ मेंबर्स आपके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये लोग मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी, तो आप इन दो लोगों का तो जरूर नाम याद रखेंगे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का। और कब फॉर्म हुई थी? 1923 में फॉर्म हुई थी। और इसका एजेंडा क्या था? इसका एजेंडा ये था कि जो कमिंग इलेक्शन हो रहा है उसमें आईएनसी पार्टिसिपेट करेगी, जो मेंबर्स हैं वो लड़ेंगे उस इलेक्शन को, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और इसी के चलते गया सेशन के बाद
नेहरू और सीआर दास रिजाइन कर देते हैं और स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं। क्योंकि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जो कि कह रहे थे अभी भी हम बायकॉट जो है, बायकॉट ऑफ काउंसिल, इन सब चीजों को कंटिन्यू रखेंगे, अपने अप्रोच में किसी भी तरीके का चेंज नहीं लाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा एचआरए के बारे में देख लीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से प्रश्न कहां बनता है? सबसे पहले जब हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे, हिंदुस्तान एचआरए की, तो ये 1924 में आपका इसका गठन हुआ था। ये एक क्रांतिकारी संगठन था और राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। और एचआरए ने ही एक बहुत बड़ा आपका कांड किया था, जिसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब हम इसको काकोरी कांड ना कह के काकोरी ट्रेन एक्शन कहेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि काकोरी कांड पहले इसे बोला जाता था, ये जो कांड टर्म है अब इसको नहीं यूज किया जाएगा, इसको काकोरी एक्शन प्लान कहा जाएगा, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद काकोरी एक्शन के बाद बहुत से ऐसे आपके मेंबर्स थे जो कि अरेस्ट हो गए, जिनको कि जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। और 1928 में क्या हुआ, जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और अब इसका नया नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और यहां पे आप जो 2 मेन मेंबर्स का नाम याद रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का, ठीक है। अगर एचआरए की बात आती है तो आप याद रखेंगे 1924 इन कानपुर, ठीक है। और जब एचएसआरए की बात होगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो आप याद रखेंगे 1928 कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। प्रश्न यहां से बनता है, इसीलिए शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर लिया। यहां से भी बन सकता है, काकोरी ट्रेन एक्शन से प्रश्न बन सकता है कि किस ईयर में हुआ था, कौन कौन शामिल था। एचआरए से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है और एचएसआरए से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया गया है, ठीक है। तो सोशल सर्विस लीग, फिर आपको दिया गया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, फिर शारदा सदन और फिर अभिनव भारत संस्थान, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी जिसको कि कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सोशल सर्विस लीग की, तो ये आपका 911 में ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। इंडियन सोशल सर्विस की बात करते हैं तो ये 1887 में फॉर्म हुआ है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आईएनसी आपका 1885 में फॉर्म हुआ है, आप सभी को पता है। तो इसी का एक पार्ट माना जाता था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करेगा। समझ में आ रहा है? सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1887 में, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो मद्रास में हुई थी। प्रश्न यहां से भी बन सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप थोड़ा सा। अब यहां पर जब हम शारदा सदन की बात करते हैं तो ये 1889 में आपका बना था और अभिनव भारत 904 में। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का पहला, दूसरा, ठीक है, 1 2 फिर 4 3। तो यहाँ पे सी जो है वो सही उत्तर है। अब क्लास यहां पर देख लीजिए, अभी मैंने बताया आपको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, एमजी राणे का नाम आप याद रखेंगे, और मैंने आपको बता दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही ये एक शाखा थी जो कि सामाजिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए बनी थी, और कांग्रेस के 2 साल बाद, याद रखिएगा 1887 में, ठीक है। शारदा सदन 1889 रमाबाई, अभिनव भारत संस्थान 904 विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर। फिर यहाँ पे सोशल सर्विस लीग 911 श्री नारायण मल्हार जोशी, ये याद रखिएगा सब। अच्छा, यहीं पर एक और याद कर लीजिए, अनुशीलन समिति। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुशीलन समिति जो थी वो आपका किस ईयर में फॉर्म हुई थी और उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। ये भी एक क्रांतिकारी संस्था थी, तो बताइएगा मुझे ये किस ईयर में फॉर्म हुई थी और इसके फाउंडर कौन थे। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। पहला ऑप्शन आपको दिया गया भूमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दिया गया है श्री नारायण अग्निहोत्री,
तीसरा दिया गया है विवियन डेरियोजा और आखिरी आपको दिया गया है परांजपे। ठीक है, तो यहां पे सी जो है वो सही उत्तर है। तो यहां पे हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? हेनरी विवियन डेरियोजा। पूरा नाम हेनरी विवियन डेरियोजा है, हेनरी विवियन लुइस डेरियोजा पूरा इनका नाम है। ठीक है, सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। देखिए क्लास, जहां पर भी एक प्रश्न से और प्रश्न बन सकते हैं वहां पर मैं आपसे फैक्चुअल डेटा को डिस्कस कर लेती हूं। ठीक है, कि ये प्रश्न और बन सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि एक प्रश्न को डिस्कस करने में मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन आप देखते होंगे जब समय ज्यादा लगता है तो वहां पे हम ज्यादा पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं जहां से प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन सा आपका मैं करा देती हूं। अब यहां पे चौथे प्रश्न को आप लोग देखिए ध्यान से पढ़िए। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। दिस प्रोविजन is related to which constitutional amendment? तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बी जो है यहां पे सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। बी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 2003 में, उसके अनुसार क्या कहा गया था? जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके, उनको लेके, ठीक है, समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप। और ये आपका अनुच्छेद 1 का में भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 7 प्रश्न आपको दिए गए हैं, क्विक रिवीजन के लिए दिया गया है यहाँ पे 7 प्रश्न। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? मैं आपको बता दूं इंग्लिश वालों के लिए, इसमें बोला गया है किस अमेंडमेंट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। ठीक है, आप सभी को पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दी गई, किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो यहां पे जो आपका उत्तर है वो क्या है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? देखिए सेम प्रश्न है लेकिन इस तरीके से भी बन सकता है। तो अब आप याद रखेंगे किसके थ्रू? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? यहां पे क्या बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी सजेशन जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है उसको वो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। आपको समझ में आया? जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस नहीं पसंद आई तो वो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकता है कि आप इस एडवाइस को रिकंसिडर करिए। समझ में आ रहा? आप इसको एक बार फिर से सोचिए, इस पे सोचिए और विचार करिए। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश वालों के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ था। ठीक है, अब किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? जो आपका टेन्योर है लोकसभा का उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू 6 ईयर से घटाकर 5 ईयर कर दिया गया? ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, दल बदल निरोधा
कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है? तो वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, छठवां प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 18 कर दी गई 21 से घटाकर। ठीक है, तो ये कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आखिरी, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, बोला गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे दिल्ली और पुडुचेरी के, उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल होने के लिए अलाउ किया गया। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हिंदी और इंग्लिश वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने पूरी कोशिश किया है कि लैंग्वेज को इतना सिंपल रखूं कि दोनों मीडियम के लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न। हमने देखिए कितनी चीजें वहां पे क्विक रिवाइज कर लिया, जल्दी से रिवाइज कर लिया। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यहां पे लिखा हुआ है। इधर आर्टिकल्स दिए गए हैं, इधर आपको गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो 153 सबसे छोटा आर्टिकल है, तो ऑफकोर्स सी बात है, इसमें क्या बोला जाएगा? ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात। ठीक है, गवर्नर के पद की बात की जाएगी, इतना आप सोच सकते हैं। सबसे पहले गवर्नर का पद होगा। ठीक है, तो 153 ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड किस में दिया गया है? डी में दिया गया है। अब हम और भी देख लेते हैं। 153 के बाद आता है 154 जो कि डी में दिया गया है। जब हम 154 की बात करते हैं तो यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की बात करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राज्यपाल की कार्यकारी अधिकारों की बात की जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाती है। तो यहां पर आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का फोर्थ। ठीक है, डी का फोर्थ किसमें है? डी का फोर्थ इसमें। चलिए, तो हम मान लिए हमने कि जो डी है वो आपका सही उत्तर है। एक बार देख भी लेते हैं सही उत्तर क्या है। डी है, देखिए सही है। अब देखिए यहां पर जब हम आर्टिकल 153 की बात करते हैं तो यहां पे राज्यों के राज्यपाल की बात होती है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट की बात होती है। 154 की बात करते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं, हम राज्य की राय कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। फिर 155 की बात जब हम करते हैं तो यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की हम बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं। और 156 की बात करते हैं तो गवर्नर के टर्म की बात करते हैं, पदावधि की बात करते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, कई बार बना भी है, तो इसीलिए यह प्रश्न यहां पर लाया गया है आपके लिए। ऐसे ही प्रेसिडेंट में आपको दे दिया जाता है, लगातार 4 आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सा किससे रिलेटेड है। तो दोनों देख लीजिएगा, गवर्नर वाला भी और प्रेसिडेंट वाला भी। क्लास प्रश्न यहां से बने हैं, ठीक है, और बनेंगे भी। अब देखें निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला गया है। राज्यपाल का पद अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, यहां पे अनुच्छेद 157 दिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 157। मुख्यमंत्री के कार्य फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर 165 दिया गया है, मंत्रिपरिषद 163 दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट कर लीजिए, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, स्टेट में इन स्टेट, ठीक है। और आखिरी आपको दिया गया है विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली, और बोला गया है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा करेक्ट है? सी वाला 163, सी जो है वो सही उत्तर है। देखिए सी सही उत्तर है, ठीक है। जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, तो वो कहां पे मेंशन है? आर्टिकल 153 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज आपसे डिस्कस की है। मुख्यमंत्री के कार्यों की जब बात करते हैं, फंक्शन ऑफ सीएम, ठीक है, तो यहां पे 167 हो जाएगा। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद की जब हम बात करते हैं तो 163 स्टेट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो 169। अच्छा ठीक है, यहीं पे अगर हम सेंटर की बात करें और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंटर, तो वो आपका आर्टिकल 74 में दिया गया है, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में क्या सही है? 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां पे जो 3 स्टेटमेंट क्लास आपको दी गई है वो किससे रिलेटेड है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से रिलेटेड है। एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर उसके बाद देखिए आपका उत्तर सही था कि नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं इधर साइड में हो जाऊं, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए पढ़ती हूं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, और विजिलेंस कमिश्नर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कौन अपॉइंट उनको करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके रिकमेंडेशन में? जो कि कमिटी अपॉइंट होती है उनको अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। यहां पे दूसरा देखिए, समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर शामिल होता है। लिखा है कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। और आखिरी आपको दिया गया है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक है, जो भी पहले होता हो, ठीक है। देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज 3 ईयर और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब देखिए क्लास, यहां पे आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो यहां पे खाली आपका एक सही है, ठीक है। एक सही है, क्यों? ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको लोकसभा का स्पीकर दिया गया है। जब भी कोई कमिटी फॉर्म होती है ना, तो ज्यादातर उसमें आपका कौन होता है? मेंबर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो इसमें होता है, ना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो टेन्योर है वो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। डी सही उत्तर था, आप लोग ने मार्क कर लिया होगा। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम सीवीसी की नियुक्ति की बात करते हैं, तो यहां पे देखिए इनकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। एक ऐसी कमिटी का जिसमें कि 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और आखिरी आपको दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो होता है लोकसभा का प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वहां पे 3 साल दिया गया था, वो 3 साल नहीं, वो 4 साल होता है। ये देख लिया आपने कितना होता है। ये कब तक अपने ऑफिस को होल्ड किए रहते हैं? 4 इयर्स। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए क्लास, सीवीसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि ये जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था, ठीक है, कौन सी कमिटी की। तो यहां पे याद रखिएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन 1964। एक बार पेपर में यही दिया था, सीवीसी दिया था, सीबीआई दिया था, और सबके सामने उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया था और पूछा था कौन सा सही है। तो 1964 याद रखेंगे आप, साथ ही साथ आप याद रखेंगे किसके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ये थे आपके श्री के संथानम के रिकमेंडेशन पे। तो मेनली आपको पेपर में संथानम कमिटी दी रहती है, तो आप ये टिक लगाएंगे। आपको समझ में आ गया। सीवीसी से अगर रिलेटेड प्रश्न कभी भी पेपर में बनेगा तो क्या क्या बन सकता है, किस तरीके से बनेगा, हमने हर एक पॉइंट को यहां पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप खट से टिक लगा लेंगे, नहीं आता है तो आप परेशान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था? When did the Prevention of Corruption Act come? या केम कर लीजिए इसको, केम, ठीक है। 1985, 1986, 1987, 1988। इसका सही उत्तर है 1988। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ठीक है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हु वाज मेड द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको थोड़ा सा हिंट देती हूं मैं कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मुर्शिद कुली, दूसरा आपको दिया गया गुलाम हुसैन, तीसरा आपको दिया गया सिताब राय, और आखिरी आपको दिया गया है रजा खान। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? रजा खान। रजा खान आपका सही उत्तर है। तो देखिए
बैटल ऑफ प्लासी आप याद रखेंगे 1757, प्लासी का युद्ध। फिर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, और फिर 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मैच द कॉलम के फॉर्म में ये प्रश्न पूछा है। प्लासी दिया था, बक्सर दिया गया था, इलाहाबाद ट्रीटी दिया गया था, और शायद दिया गया था कि क्लाइव दोबारा कब भारत लौटा, कुछ ऐसा एक प्रश्न था। तो वहां पे ईयर्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे, एक बार देख लीजिए, तो इसमें क्या लिखा है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 में हुआ था, उसके अनुसार जो भगोड़ा सम्राट था शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, और शाह आलम ने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। क्लास यहां पे ईयर्स का खेल होता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर। अब देखिए यहां पर भी जो प्रश्न पूछा गया है वो भी कहीं ना कहीं ईयर से रिलेटेड है कि किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या दिया गया है, सबसे पहला आपको दिया गया है, लेकिन निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको दिया गया चिलियावाला युद्ध, ये देखिए चिलियावाला युद्ध आपको दिया गया है, एक मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिया गया खुर्दा का युद्ध, फिर अंबर युद्ध, फिर उसके बाद वांडीवॉश युद्ध दिया गया है। तो सबसे पहले आपका हुआ था अंबर युद्ध, ठीक है, उसके बाद हुआ था वांडीवॉश, फिर आपका हुआ था खुर्दा का युद्ध, और आखिरी में आपको हुआ था चिलियावाला युद्ध। तो यहां पे CDBA, देखिए CDBA, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए यहां पर, तो जब भी हम चिलियावाला युद्ध की बात करते हैं तो ये 1849 में हुआ था। ठीक है, ये एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड था। फिर खुर्दा का युद्ध 1795, अंबर का युद्ध 1749 और वांडीवॉश 1760। याद रखिएगा क्लास, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, तो इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये भी नोट डाउन करिएगा ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। थोड़ा सा होमवर्क भी लेके जाइए, आप लोग अपनी तरफ से भी मेहनत करिए। ठीक है, जानते हैं मैं क्यों प्रश्न आपको देती हूं क्लास में, मेरा ये पर्पस नहीं रहता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मेरा ये पर्पस रहता है कि आप जब कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, तो दो इंफॉर्मेशन और गेन करते हैं। और आपको पता है जनरल स्टडीज एक अनलिमिटेड सिलेबस है, इसका कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी सर्च किया तो आपके दिमाग में दो तीन चीजें और दिमाग में फीड होती जाती है, और पेपर में आपको उसका उपयोग दिखेगा। मैं बता रही हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम पढ़े रहते हैं और पेपर में अचानक से हमको याद आ जाती है। इसी वजह से मैं अक्सर कहती हूँ थोड़ा सा पढ़िए खुद से। 11वां प्रश्न एक बार देखिए क्लास, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, सही पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। करेक्ट है मतलब जो बाकी तीन रहेंगे वो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे अमर सिंह दिया गया है खगोल विज्ञानी, ठीक है। फिर आपको दिया गया छपड़क कूटनीतिज्ञ, फिर वरुचि दिया गया है कोशकार, और शंकु दिया गया है वास्तुकार। ठीक है, इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में मैंने आपसे 9 जेम्स की बात की थी, नवरत्न की बात की थी, और मैंने आपसे बोला था कि पढ़ के आइएगा किन किन रूलर्स ने अपने दरबार में रत्न रखे थे। ठीक है, इस तरीके के नवरत्न रखे थे। तो अगर किसी भी बच्चे ने उस पर ध्यान दिया होगा थोड़ा सा भी, तो वो आज का प्रश्न आराम से कर लेगा। तो यहां पर आपका जो सही है, एकमात्र जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी। जो शंकु है वो आर्किटेक्ट थे, आपके वास्तुकार थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम छपड़क की बात करते हैं तो वो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। जब हम शंकु की बात करते हैं तो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। ठीक है, अमर सिंह आपके कोशकार थे, जो कि लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, और वरुचि जो थे वे आपके ग्रामर से रिलेटेड थे, व्याकरण से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यहां पर इसको देख लीजिएगा क्लास एक बार जरूर। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 12वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आप इस पोर्शन को जरूर पढ़ते हैं। तो मुझे पता है कई बच्चों को इसका उत्तर पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेद के नाम दिए गए हैं और पुरोहित दिए गए हैं, प्रीस्ट के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले सामवेद दिया गया है, फिर अथर्ववेद दिया गया, फिर ऋग्वेद दिया गया है, फिर यजुर्वेद दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। जब भी हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में होता तो सी का
फर्स्ट हो गया, ठीक है, सी का फर्स्ट हो गया। अब जब हम बात करते हैं सामवेद की तो हम क्या बात करते हैं, उद्दाता की, ठीक है। तो ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड यहां पे दिया गया, तो आराम से देखिए डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। डी हम देख लेते हैं, हाँ डी सही उत्तर है। और यहाँ पे आप सीधे सीधे देख लीजिए, वहां पे मैं बताने लगती हूँ ना तो थोड़ा सा ऐसे खिचपिच मुझे लगता है आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे खुद नहीं समझ में आता। तो यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं पुरोहित होता होते हैं, सामवेद में उद्दाता होते हैं, यजुर्वेद में अथर्वणीय होते हैं और अथर्ववेद में आपके ब्रह्मा होते हैं, ठीक है। ये चीज लिख लीजिएगा, ये एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है जो पेपर में पूछा गया है। अगला 13वां प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अरेंज करने को बोला गया है, कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो पहला आपको दिया गया है बुर्किना फासो, फिर आपको सूडान दिया गया है, फिर आपको चाड दिया गया है, फिर आपको माली दिया गया है। तो यहां पे सबसे पहले आपका माली आता है, फिर उसके बाद आपका ए आता है, फिर सी और फिर लास्ट में बी। तो यहां पे DACB आपका सी जो है वो सही उत्तर है। देख लेते हैं हम, हाँ देखिए सी सही उत्तर है। अब इसको फिगर के थ्रू आप देख लीजिए। फिगर के थ्रू क्यों देखेंगे, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा तो चीजें याद रहेगी। ऐसे ऐश्वर्या मैम बताती तो चीजें भूल जाती, ठीक है। तो ये आपको कौन सा कॉन्टिनेंट दिख रहा है बताइए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ठीक है। ये आपको सेहल रीजन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे माली, ठीक है, माली, बुर्किना फासो, ठीक है। फिर इधर देखिए नाइजर है, इधर चाड है, इधर सूडान है, ठीक है, इधर इरिट्रिया है। प्लेसेस के नाम एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, सेंट हेलेना द्वीप कहां स्थित है, ठीक है। वेयर इज द सेंट हेलेना आइलैंड लोकेटेड। पहला ऑप्शन आपको दिया गया उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, दूसरा हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, तीसरा आपको दिया गया दक्षिण प्रांत महासागर में और आखिरी आपको दिया गया दक्षिण अटलांटिक सागर में। तो सेंट हेलेना जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। सेंट हेलेना द्वीप दक्षिण अटलांटिक, यहां पर देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है या एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। 15th क्वेश्चन को देखिए। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो कनेक्ट करने को बोला गया है कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडान से क्या कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, फिर आपको स्पेस की खाड़ी दी गई है, फिर आपको बाबल मंदेब दिया गया है और आपको आखिरी दिया गया सिद्रा की खाड़ी। तो यहां पे आपका सही उत्तर है बाबल मंडेब, ठीक है। सी जो है वो सही उत्तर है। अब ये मैप का प्रश्न है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे आपको रेड सी दिख रहा होगा। मैं भले स्क्रीन से बाहर चली गई हूं लेकिन आपको ये तो दिख रहा होगा ना। तो ये रेड सी है, यहां पे आपका गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बाबल मंडेब, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। दिख रहा है क्लास यहां पर। चलिए अगला देखिए, यहां पर मैंने इसको पहले आपको बताया था, एक बार रिवाइज करवा दूं। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है, दिख रहा है आपको, और ये यूरोप को अफ्रीका से अलग भी करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, रिवीजन भी चल रहा है साथ ही साथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है चेन्नई, दूसरा झांसी, तीसरा बेंगलुरु और आखिरी आपको ऑप्शन दिया गया है कानपुर। तो यहां पे सही उत्तर क्या है आपका, कानपुर है। कानपुर को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है। यहां पर पर्वतीय नगर दिए गए हैं और वहां पर आपको क्या दिया गया है,
राज्य दिया गया है, स्टेट दिया गया है। तो पहला आपको पहलगांव दिया गया है। अब देखिए क्लास, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई वो नहीं है झंझट, जो भी मैं पढ़ रही हूं एक बार पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा एकदम पर्पस रहता है कि आपका समय ना बर्बाद हो, और मुझे बार बार लगता है कि समय बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहलगांव, ठीक है, जम्मू कश्मीर दिया गया है, और पूछा गया गलत कौन सा है, ये जरूर अंडरलाइन करिएगा, ये इनकरेक्ट बोला गया है, गलत बोला गया है। फिर आपको दिया गया है कुन्नूर, ठीक है, तमिलनाडु, फिर भुवाली राजस्थान, और नदी हिल्स आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे जो भुवाली है वो राजस्थान में नहीं है, वो कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो सी इनकरेक्ट पूछा गया था, इसीलिए हम सी पे टिक लगाएंगे। देख लीजिए और सब आपका सही था। चलिए अब 18वां प्रश्न देखते हैं। ये एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसको बनाया किस तरीके से गया इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेकेदातु जलाशय परियोजना, ठीक है, मेकेदातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। मतलब बोला गया है कि जो मेकेदातु आपका रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर द स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कुछ सिटीज के नाम दिए गए हैं। पहला आपको बेंगलुरु दिया गया है, फिर मैसूर दिया गया है, फिर कोयम्बटूर दिया गया है, फिर आपको इरोड दिया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है ए जो है वो आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा मेकेदातु जलाशय परियोजना, मेकेदातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट आपका बेंगलुरु। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। हमने इसके पहले सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक प्रश्न किया था, जिसमें कि हमने डेंसिटी के बारे में बात की थी ना, कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको प्लैनेट्स को अरेंज करना था। और आज का जो प्रश्न है वो है हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट मास पूछा गया है, किसका है। Which of the following planet of our solar system has least mass? पहला ऑप्शन आपको मंगल दिया गया है, मार्स दिया गया है, दूसरा नेपच्यून दिया गया है, तीसरा बृहस्पति जुपिटर दिया गया है, और आखिरी आपको बुध मरकरी दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है, लीस्ट बोला गया है, सबसे कम, तो वो मरकरी है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है, बृहस्पति। अरे इसको टिक मत करिएगा ऐसे, यहाँ पे आप लार्ज लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे सही उत्तर क्या है, डी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए निम्नलिखित में से 20वां प्रश्न, आज की क्लास का हम लोग आधा डिस्कस कर चुके हैं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, मतलब बाकी 3 जो है वो गलत है। अब क्लास देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न हो सकता है कि सिंगल लाइन से आपका बन जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ इसी तरीके से प्रश्न एग्जाम में बन जाए। तो हर चीज को एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको पीतल दिया गया है, ब्रास की बात की गई है, और बोला गया है कॉपर और टिन, ठीक है। फिर आपको ब्रॉन्ज दिया गया है, कांसा, जिसमें कॉपर और जिंक, ठीक है। फिर गन मेटल दिया गया है, जिसमें कॉपर, निकेल और फेरस की बात की गई है। फिर आयरन की बात की गई है, मतलब जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर, जिंक और निकेल की बात की गई है। और यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका डी है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अब क्लास ध्यान से देखिएगा, इसको एक जगह जरूर नोट कर लीजिएगा। जब भी हम ब्रास की बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, तो वहां पे कॉपर और जिंक होता है। जब हम ब्रोंज की बात करते हैं तो वो वहां पर कॉपर और टिन होता है। अब एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, मामूली सा है, जो साइंस साइड के लिए होंगे उनको तो ये याद रहता है, लेकिन आर्ट साइड वाले थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम ब्रोंज लिखते हैं ना, ब्रोंज और ब्रास में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, ब्रोंज में पहले से ही जेड मौजूद है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको कोई भी ऐसा दिया गया है जिसमें कि जिंक है, तो आप उसको काट दोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉपर और टिन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जेड तो पहले से ही मौजूद है। ये एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। समझ में आया तो ध्यान में रखना, नहीं समझ में आया तो भूल जाना, बस याद करने का तरीका है। तो उसका उल्टा थोड़ा सा ब्रॉन्ज याद रखेंगे, तो ब्रॉन्ज में आपको याद रहेगा कॉपर और जिंक होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जेड नहीं है तो वहां पे हमने जेड लिख दिया। समझ में आ गया होगा। जब गन मेटल की बात करते हैं तो वहां पे क्या क्या होता है, कॉपर, टिन और जिंक, ठीक है। और जब हम जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर, जिंक और निकेल होता है।
याद रखिएगा, जब हम जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो वहां पे निकिल होता है। एक बार पेपर में प्रश्न ये पूछा था, इन सब में से 4 ऑप्शन दिए थे, किसमें सिल्वर नहीं प्रेजेंट है, और आपको एक ऑप्शन जर्मन सिल्वर दिया था। ठीक है, जिन बच्चों को उत्तर पता था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है, यहां पर आपका कॉपर जिंक निकिल होता है, उन्होंने उत्तर सही मार्क किया था। तो प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर देखा होगा तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा एक जगह। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बीमारी दी गई है और सूची में कॉज्ड बाई दिया गया है, कारण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समय ले लीजिए आप लोग। 21वां प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जब हम बात करते हैं टेनियासिस, ठीक है, टेनियासिस की जब हम बात करते हैं तो ये आपका किसकी वजह से होता है, टेपवॉर्म की वजह से। ठीक है, जब हम फाइलेरिया की बात करते हैं, फाइलेरिया किसकी वजह से होता है, व्यूचेरिया बैनक्राफ्टी के वजह से। ठीक है, तो ए का मैंने फर्स्ट का लिया, बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। सी, जब हम सी की बात करते हैं, एस्कारियासिस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपका क्या होता है, आपका सी होता है। ठीक है, लुम्ब्री कोई देश, ठीक है, कोई देश। फिर जब हम एथलेटिक फूड्स की बात करते हैं तो यहां पे आपके टेनिया पेडिस होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए, ए का 1, बी का ये, सी का क्या हो गया, थर्ड हो गया, और डी का आपका क्या हो गया, डी का आपका 2 हो गया। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए डी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गलत है पूछा गया है। देखिए क्लास, हर बार पेपर में, ठीक है, विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। इनकी कमी से होने वाली बीमारी पूछ लेता है, या फिर इनका नाम पूछ लेता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम इनका क्या है, कोई ना कोई प्रश्न यहां से बनता ही बनता है। या तो फिर इनका सोर्स पूछ लेता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, विटामिन ई किस में पाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको जरूर। यहां पर जो बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन गलत है, विटामिन B7 बॉडी पेन, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन B7 बदन दर्द, विटामिन ई कम प्रजनन क्षमता मतलब लेस फर्टिलिटी, विटामिन B9 खून की कमी एनीमिया, और विटामिन B1 आपको दिया गया है जीरो देखो यहां पे विटामिन B1 आपको दिया गया जीरोफथलामिया। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा गया कौन सा आपका गलत है, तो मैं आपको बता दूं ये डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। ठीक है, जीरोफथलामिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। एक जगह इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्लास। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो BCG दिया गया है, फिर इसके सामने दिया गया है यूरिन, फिर आपको दिया गया है म्यूटेशन, ठीक है, जिसमें कि आपको दिया गया ओगो डिवेरिबीज, फिर आपको दिया गया है सेक्स क्रोमोसोम जिसके कि सामने हेरिसन दिया गया है, फिर एंटीजन दिया गया है जिसके कि सामने कार्ल लेंस्टेनर दिया गया है। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट बोला गया है, इनकरेक्ट, तो जो गलत इन सब में से है वो क्या है, सी। यहां पे देख लीजिए व्याख्या में, जब भी हम BCG की बात करते हैं तो हम यूरिन की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं, और ये किस चीज से रिलेटेड होती है BCG, आपकी TB से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। म्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो ओगोडिवेरिस की बात करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो MC क्लंक की बात करते हैं। ठीक है, और एंटीजन की जब हम बात करते हैं तो कार्ल लेंस्टेनर की बात की जाती है। इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदलने वाला जीवाणु। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बोला गया है। ठीक है, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स द नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट। पहला आपको दिया गया है एजिटोबैक्टर, फिर राइजोबियम, फिर एजेटोबैक्टर और फिर नाइट्रोबैक्टर।
तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है डी। डी जो है देखिए लिखा है नाइट्रोबैक्टर्स जो है वो आपका नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा यहां पे नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा, एक प्रश्न पेपर में बार बार पूछता है, मुझे याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है, जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, नाइट्रेट्स की नाइट्राइट्स। चलिए अब कुछ ऐसे याद रखिएगा, ईट। ठीक है, ईट। तो प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, आंसर थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अब देखिए 25वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। ठीक है, वेयर इज द महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क लोकेटेड। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर अंडमान द्वीप और आखिरी आपको लक्षद्वीप दिया गया है। तो ये आपका कहां पर है, अंडमान द्वीप में। सी जो है वो सही उत्तर है 25वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, एनवायरमेंट का है तो उसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने रियो दी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे अनौपचारिक रूप से पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। बोला गया है 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, कहां पे, रियो में, जिसको कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। पेपर में अक्सर प्रश्न पूछता है रियो समिट किस साल हुई थी, तो यहां पर आज आपको उत्तर मिल गया है 1992 में, क्योंकि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। कहां पे हुआ था, जेनेरियो में हुआ था। जेनेरियो कहां पर है, ब्राजील में है। सारे पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा आपको दिया गया है एजेंडा 21 एक बाध्यकारी योजना है। ठीक है, एजेंडा 21 इज बाइंडिंग एक्शन प्लान। ये गलत है, ये बाइंडिंग नहीं है। एजेंडा 21 में जो आपके एजेंडा दिए हैं वो बाइंडिंग नहीं है। तो यहां पे करेक्ट कथन बोला गया ना, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, तो ओनली ए। ठीक है, ओनली ए। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 27वां प्रश्न देखिए एनवायरमेंट से, नगोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। ठीक है, व्हेन वाज द नगोया प्रोटोकॉल एडॉप्टेड, 2003, 2007, 2010, 2014। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वो 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखिए जो प्रोटोकॉल है वो 2010 में नगोया जापान में अपनाया गया था और यह 2014 में लागू हुआ। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि पेपर में पूछता है, हर साल रिपीट होता है। तो ये जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, इसको कभी भी मत छोड़ के जाया करिए। अगर ये गलत हो गया ना तो एक बोनस पॉइंट चला जाता है, मार्क्स चला जाता है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम वेटलैंड की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं तो हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, पॉप्स की बात करते हैं, याद रखिएगा। जब वियना कन्वेंशन की बात होती है तो ओजोन लेयर की बात होती है। वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों ओजोन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। क्लास पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं। जब बेसल कन्वेंशन की हम बात करते हैं तो यहां पे हम हैजार्डस वेस्ट की बात करते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए क्लास थोड़ा सा हिंदी वाले इस चीज में सपोर्ट कर दीजिएगा, आप दुखी मत होइएगा। यहां पे जो चीज दी गई है ओजोन को हिंदी में ओजोन ही कहेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेसल कन्वेंशन में जब भी हम बात करते हैं तो वो हम हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड बात करते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है यहां पे आप याद रखिएगा, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
अक्सर दिया गया था CBD दिया रहता है, तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और मिनामाता कन्वेंशन जो है वो मरकरी के एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड है। आपको पता होगा मिनामाता एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होती है, मरकरी की वजह से होती है। ये भी हमने टेस्ट में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 बीमारी की बात की थी। एक बार इटाई पूछता है, फिर मिनामाता पूछता है और आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछता है। तीनों रट लो, प्रश्न बनते ही बनते हैं हर साल, और यहां से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैच द कॉलम के फॉर्म में दे देगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा एक बार आप लोग, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीकरण की वजह से, या फिर इसको रिडक्शन ही कर लीजिए, रिडक्शन की वजह से, या फिर न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, या फिर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन होता है ना, ये आपका होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एमिटेड बाय कैल्शियम कार्बाइड केमिकल? पहला ऑप्शन आपको दिया गया हाइड्रोजन, दूसरा आपको दिया गया एसिटिलीन, तीसरा आपको दिया गया इथाइलिन, और आखिरी आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है, जो मेनली आपके फलों को पकाने के लिए यूज होता है, कार्बाइड का यूज करके पकाया जाता है ना, लोग कहते हैं आम, केला, ये सब कार्बाइड डाल के पकाया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? बी, एसिटिलीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की बाई सहायक नदी नहीं है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बाई सहायक नदी नहीं है। सबसे पहला आपको दिया गया है कर्णाली, फिर महाकाली, फिर महानंदा, और आखिरी आपको दिया गया है चंबल, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? डी है, क्योंकि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात यहां पे किया गया था। अब मैं आपको यहां पे एक बार दिखा देती हूं। हो सकता है थोड़ा सा फिगर देखने में आपको तकलीफ हो, लेकिन मैं क्या बताना चाह रही हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम राइट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम राइट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो आप 2 राइट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो याद रखिएगा, सोन और यमुना, ठीक है। अब देखिए, ये रहा आपका सोन, ठीक है, ये गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और यमुना ये गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है। आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्लास? राइट ट्रिब्यूटरी है। तो आज से आप क्या याद रखेंगे? राइट ट्रिब्यूटरी में सोन और यमुना याद रखेंगे, यमुना, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी को आप याद रख लीजिए CSBK, ऐसे CSBK, CSK जानते हैं ना, चेन्नई सुपर किंग्स, तो इसमें बीच में बी भी ऐड कर लीजिए, कुछ भी करके ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। अक्सर पेपर में पूछता है कि यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनको एक सही क्रम में लगाइए। तो आप CSK याद रखते हैं, बीच में प्लीज बी भी डाल लीजिएगा मैम के खाते, तो CSBK, ठीक है। तो आपका हो गया कौन कौन सा? चंबल, ये देखिए यहां पर मैं ड्रॉ करती हूं, आपको दिख रहा होगा शायद। फिर ये आपका सिंध हो गया, ये आपका बेतवा हो गया, और इधर आपका केन हो गया। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। एक मिनट, ठीक है। देखिए ये यमुना हो गई, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इधर चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है ये कि अरेंज करने को, ठीक है। ये राइट ट्रिब्यूटरी सोन और यमुना हो गई, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी। अब इधर हम गंगा की अगर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखें तो यहां पर आप देखेंगे इधर आपका हो जाएगा कौन कौन सा, ठीक है, गोमती हो गया, गंगटक हो गया, दिख रहा है क्लास, इधर की तरफ ये देखिए, ये गोमती हो गया, घाघरा हो गया, राप्ती हो गया, गंगटक हो गया, सप्तकोशी हो गया,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों को, सोन और यमुना को याद रखिएगा। ये आपकी राइट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ज्यादा है तो हो सकता है आपको ना याद रहे, पेपर में एलिमिनेट हो जाता है, चिंता की बात नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 31वां प्रश्न देखिए, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? वेयर डज द काली रिवर ओरिजिनेट? पहला आपको दिया गया है कालागढ़ जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको दिया गया मामचा चुंबो हिमनद, फिर आपको काला पानी दिया गया है, फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो काला पानी जो है, अरे सॉरी, जो काली रिवर है वो आपकी काला पानी से ओरिजिनेट होती है। सी जो है वो सही उत्तर है, मैंने आपको पहले ही उत्तर बता दिया। अब इसको भी जरा एक बार फिगर के थ्रू देखिए, यहां पे आपका पिथौरागढ़ है, ठीक है, पिथौरागढ़ के पास आपका काला पानी रीजन है जहां से काली रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है इस साइड से, ठीक है। करनाली रिवर जो है, जो करनाली रिवर है वो कहां से आपकी ओरिजिनेट करती है? मानसरोवर लेक के पास से। याद रखिएगा क्लास, यहां पे जब भी याद रखिए तो 3 रिवर्स आप याद रखिए जब इतना पोर्शन पढ़ रहे हो। पहला काली रिवर, ठीक है, फिर करनाली रिवर, और इधर से आप देखेंगे राप्ती रिवर। पेपर में प्रश्न पूछता है कौन सा शहर राप्ती नदी पर है, ठीक है, तो यहां पे गोरखपुर, याद रखिएगा गोरखपुर, ठीक है। इतने प्रश्न याद रखिए। करनाली रिवर जो है आपकी वो मानसरोवर से, और ये जो काली रिवर है वो काला पानी रीजन पिथौरागढ़ उधर की साइड से ओरिजिनेट होती है। अभी डिस्प्यूटेड एरिया भी था ना ये वाला, आप लोगों ने करंट थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो नेपाल और भारत के बीच में ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। चलिए अब 32वां प्रश्न देखते हैं, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कहां स्थित है? वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सोनभद्र, फिर प्रयागराज, फिर झांसी दिया गया है, और आखिरी आपको अलीगढ़ दिया गया है। तो यहां पे सही उत्तर है डी, अलीगढ़, ठीक है, डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बनारस, फिर आपको दिया गया लखनऊ, फिर गाजियाबाद, और आखिरी आपको दिया गया है इलाहाबाद। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बोला गया है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला बोला गया है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। सी जो है वो सही उत्तर है। यहां पे देखिए सी जो है आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जो आपके जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, और फिर नागपुर नगर। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में रहा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? पहला मथुरा दिया गया है, फिर बागपत दिया गया है, फिर औरैया दिया गया, और आखिरी आपको गौतम बुद्ध नगर दिया गया है। और यहाँ पे सही भी उत्तर आपका क्या है? गौतम बुद्ध नगर। डी जो है वो सही उत्तर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, फिर बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर नगर और औरैया। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है बोला गया है? पहला आपको दिया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दूसरा आपको दिया गया है WEF जिसको कि WEF हो गया, फिर अगला आपको दिया गया UNSDSN, और आखिरी आपको दिया गया है वर्ल्ड बैंक। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिलीज करता है, ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज रिलीज बाय WEF। और जो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको WEF रिलीज करता है उसको भी एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ये सब कौन रिलीज करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिएगा क्लास, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न अब बनते हैं यहां से। निम्नलिखित में से मुद्रा बैंक के संबंध में क्या सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मुद्रा बैंक? पहला आपको दिया गया है शिशु 50,000 तक के ऋण की अनुमति होती है। इसमें शिशु जो होता है उसमें आपका कितने तक लोन दिया जाता है? 50,000 तक। दूसरा आपको दिया गया है
कितना लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है? 50,000 से 5 लाख, ठीक है, 50,000 to 5 लाख। और तरुण में 5 लाख से 15 लाख, ठीक है। यहां पे कितना लोन प्रोवाइड किया जा सकता है? 5 लाख to 15 लाख। और आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, 1, 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3। तो आपका शिशु और किशोर जो दिया गया है वो सही है। जब हम तरुण की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो लिमिट 10 होती है, 15 नहीं होती है। तो 1 and 2 बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लीजिए शिशु में, ठीक है, कितने ऋण का कवरेज होता है लोन का? 50,000। किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? 2014 में, 15 में, 17 में या फिर 18 में? तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? 2015, 2015। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की सही विशेषताएं हैं? ठीक है, फीचर्स बोला गया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। पहला आपको दिया गया है यह योजना अल्पकालिक बैंक जमा, ठीक है, अल्पकालिक बैंक जमा 1 से 3 वर्ष, मध्य जमा 5 से 9 वर्ष और दीर्घकालिक सरकारी जमा 12 से 15 वर्ष प्रदान करती है। जो द स्कीम प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट जो कि 1 से 3 वर्ष, मीडियम डिपॉजिट 5 से 9 और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 12 से 15। इस योजना के तहत सोने की पट्टी या सिक्का या आभूषण के रूप में न्यूनतम 25 ग्राम कच्चा सोना जमा किया जा सकता है। A minimum deposit of 25 grams gold can be made under this scheme in the form of the gold bar, coin और ज्वेलरी। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। धीमे धीमे पढ़ूंगी, आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दिया मैंने। ठीक है, आप इसको देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है कौन सा सही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं सही है। अब क्यों नहीं सही है इसको देखिएगा, डी है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो वहां पे वेट आपको दिया गया है 25 ग्राम, ठीक है, लेकिन सोने में कम से कम 30 ग्राम और जितना चाहे उतना जमा किया जा सकता है। तो मिनिमम 30 ग्राम, ना कि 25 ग्राम जो कि आपको प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, और वहां पे जो डिपॉजिट बोले गए हैं लघु अवधि 1 से 3, ठीक है, और ये 5 से 7 और यहाँ पे 12 से 15। व्याख्या में ही गलत दिया गया, इसको 12 से 15 कर लीजिएगा, 12 से 12 दिया गया। अब प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 1 से 3 आपको दिया गया था, 5 से 7, 9 नहीं, और 12 से 15। ठीक कर लिया आप लोग ने, समझ में आ गया। और यहां पे 25 ग्राम दिया गया था, इसको करिए मिनिमम 30 ग्राम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए यहां पे सही कर लीजिएगा, व्याख्या में जो दिया गया है, सॉरी, यहां पे जो 12 से 12 दिया गया उसको 12 से 15 कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, विश्व के ग्रामीण जनसंख्या वाले देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? ठीक है, इसमें रूरल पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स रूरल पॉपुलेशन कहां पे सबसे ज्यादा है? चाइना में, पाकिस्तान में, इंडिया में या फिर बांग्लादेश में? तो कंपटीशन तो चाइना और इंडिया में ही रहता है, लेकिन यहां पे रूरल पॉपुलेशन की बात की गई है तो इंडिया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी जो है वो सही उत्तर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में उत्तर प्रदेश के कितने नगर हैं? How many cities of Uttar Pradesh are there among the cities having the population of 10 lakh or more than 10 lakhs? 4, 3, 2, 7। तो यहां पे आपका उत्तर है 7, ठीक है, 7। अब कौन कौन से हैं एक बार आप देख लीजिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। अगर पेपर में एग्जामिनर को यह प्रश्न डिफिकल्ट कर देना होगा तो वो क्या करेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देगा और पूछेगा इन डिस्ट्रिक्ट के नाम में से कौन सा 10 लाख के, किस डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐड कर देगा आपका आजमगढ़ या कुछ भी ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, तो इसको याद कर लीजिएगा इन 7 को जरा। अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। 40 प्रश्नों के साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया, आपने नोटिस किया होगा। तो इस पूरी देरी में, जितनी भी देर हम डिस्कशन करते हैं उसमें खाली हम 40 प्रश्नों को नहीं डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आपसे मैं पूछती हूँ उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में
दे दिया करिए अगर आपका मन करता है तो। और इसी तरीके से मेरे साथ, यशोदा सिंह के साथ और डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।